बावरियों के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन्हें आपराधिक जनजाति भी कहा जाता है। हाँ। एक घर में लूटपाट करने जाते हैं बुलंदशहर में, सीमाओं पे जो बनाए जाते हैं, वहाँ एक महिला की हत्या करते हैं, एक व्यक्ति को घायल कर देते हैं बुरी तरह से, और जब उस परिवार का एक पालतू कुत्ता इनके ऊपर भौंकता है तो उसकी आंख चाकू से निकाल लेते हैं। एक ऐसा गिरोह जो यदि आपकी दहलीज को एक बार पार कर ले तो आपका लुटना निश्चित ही तय है। इतना ही नहीं, यदि आप उस घटना का विरोध करते हैं तो फिर आपको कत्ल जैसी जघन्य वारदात का सामना भी करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, साजिद सैफी हूं मैं, और आज हम अपने क्राइम एपिसोड में, पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं बावरिया गिरोह की। वो गिरोह जो न केवल लोगों को लूट का निशाना बनाता है बल्कि कत्ल जैसी खौफनाक वारदातों को अंजाम देने में भी गुरेज नहीं मानता। कहानी की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हर बार की तरह सीनियर क्राइम रिपोर्टर कपिल गौड़ जी हैं। नमस्कार कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बावरिया गैंग की आज हम बात कर रहे हैं जी। आपकी 25 साल के तजुर्बे में आपने कई बार बावरियाओं की गई घटनाएं कवर की हैं जी। कई बार उन पर लिखा है। ये जो बावरिया गैंग है कपिल जी, इसका काम करने का, इसकी जो कार्य प्रणाली है, मॉडस ऑपरेंडी है, वो क्या है, कैसे ये काम करता है? साजिद जी, बावरियों के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन्हें आपराधिक जनजाति भी कहा जाता है। हाँ। जहां तक मेरी जानकारी में है, ये पुराने जमाने में, मतलब कि अंग्रेजी शासन काल में, ये जंगलों में रहते थे। और जंगलों में ये अपना खेती बाड़ी वगैरह करना, जो भी कुछ कर सकते थे ऐसा खाते पीते थे, और जो राहगीर गुजरते थे जंगलों से, मुसाफिरों को लूट कर उनकी हत्या कर देते थे। कई अंग्रेजों की भी हत्या हुई थी बावरियों द्वारा। तो अंग्रेज इनसे इतना परेशान हो गए, उन्होंने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स यानी कि आपराधिक जनजाति में सूचीबद्ध कर दिया। भारत आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, लेकिन इनका नाम क्रिमिनल ट्राइब्स की सूची में पड़ा रहा कि ये आपराधिक जनजाति हैं। अब कोई भी बड़ी वारदात होती थी, कारण उसका इनकी जो वारदातें करने की आदतें थी, वो नहीं, मतलब जो आदत अपराध एक्चुअली में जब इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया गया तो ये समाज में सबसे निचले दौर पर पहुंच गए, हाशिए पर चले गए, समाज से कट गए। ना तो इनकी शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया, ना सरकार द्वारा ये सोचा गया कि इस समाज का उत्थान किया जाए। जैसा सरकार का एक प्रयास रहता है और एक जिम्मेदारी होती है, योजनाएं लाई जाती हैं कि समाज के निचले वर्ग को भी उस योजना का लाभ मिल सके। लेकिन इन्हें चूंकि क्रिमिनल ट्राइब्स में ये सूचीबद्ध थे, तो इन्हें सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला और ये लगातार हाशिए पर रहे। दूसरा, क्रिमिनल ट्राइब्स में सूचीबद्ध होने के कारण इनकी भी मानसिकता ये हो गई कि हम आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, हमारा काम ही अपराधों को अंजाम देना है। तो इनका काम ये होता था, ये आगरा से सटा हुआ राजस्थान का भरतपुर एक क्षेत्र पड़ता है, ये मूलतः वहां के रहने वाले होते थे बावरिया, और ये वहीं से जगह जगह ये अपने गुट बनाकर निकलते थे और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, जहां आसपास जा सकते थे, मध्य प्रदेश में, ये वहां जाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। तो ये शुरू से ही कई सालों से, दशकों से यही चीज करते आ रहे थे। तो मैंने करीब अपने 25 साल के कैरियर में जितने भी ज्यादातर वारदातों को देखा बावरियों द्वारा, इनके द्वारा मोस्टली लूटपाट के साथ साथ परिजनों से मारपीट करना और यहाँ तक कि हत्या को अंजाम देना, ये इनका मुख्य काम रहता था। मैं आपको नगर कोतवाली की एक घटना बताता हूँ। करीब इस घटना को 2 दशक हो गए कि बावरिया एक शहरी के, मतलब कि किनारे पर, शहरी जो बाहरी हिस्से होते हैं उसमें एक घर में लूटपाट करने जाते हैं बुलंदशहर में, सीमाओं पे जो बनाए जाते हैं। वहां एक महिला की हत्या करते हैं, एक व्यक्ति को घायल कर देते हैं बुरी तरह से, और जब उस परिवार का एक पालतू कुत्ता इनके ऊपर भौंकता है तो उसकी आंख चाकू से निकाल लेते हैं। तो ये चीज जब अगले दिन घटना का, मतलब कि पुलिस पहुंची मौके पर, तो कुत्ता घायल अवस्था में मिला। तो ये इतने क्रूर होते थे। तो ऐसी एक नहीं अनगिनत घटनाएं हैं। डिवाई, अहमदगढ़, ये जो जिले के बाहरी इलाके या शहरी क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र, ये गांवों के बाहर निवास, ये उन्हीं लोगों को ज्यादातर निशाना बनाते हैं जहां ये अपने एक वाहन में चलते थे। छोटा वाहन, बड़ा ऐसा होता था टाटा 407 या उससे छोटा वाहन, उसके अंदर ही इनके हथियार, ईंट पत्थर, इस टाइप से जो पुलिस की नजर में हथियार नहीं होते थे, राख वगैरह ये सब लेकर चलते थे। कोई पीछा करता था तो उस पर ईंट पत्थर मारना, राख फेंकना, मिट्टी फेंकना, ये चीजें करते थे ताकि कोई इनका पीछा ना कर पाए। शुरू में ये हथियार वैसा नहीं रखते थे,
तमंचे वगैरह इन्होंने बाद में रखना शुरू किया। अच्छा, बावरिया की एक खास बात होता है, ये अंधेरी काली रातों में, रात दो तरीके की होती हैं, एक तो चांदनी रातें जिसमें उजाला रहता है, एक सियाह रात, काली रातें। तो ये काली रातों में वारदातों को अंजाम देते थे। और बावरियों के बारे में एक इनकी रस्म होती थी कि इनके परिवार में शादी तब होती है जब कोई लड़का आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। कि वो 1 या 2 मंजिल चढ़ने में सक्षम हो, उसने कोई लूट या डकैती को अंजाम दिया हो, दीवारें कूद सके, तो ये मानते थे कि हाँ, ये हमारी बेटी को पाल सकता है। अच्छा। तो इनके परिवार की महिलाओं के भी वो अलग होते थे। ये दिन में गलियों में घूमते थे, ये शहर के किनारे डेरे बनाकर रहती हैं और ये दिन में शहरी के गलियों में घूमना, गांव की गलियों में घूमना, सामान बेचना, छोटा मोटा सामान, और घरों की रेकी करना, पहचान करना कि इस घर में वारदात को अंजाम दे सकते हैं। महिलाएं दिन में ये काम करती थी, रात में पुरुष उन स्थानों पर, चिन्हित स्थानों पर वारदातों को अंजाम देते थे। तो ये बड़ी क्रूर स्थिति थी। तो साजिद जी, करीब इनका कई दशकों तक आतंक रहा। 2017 में भी कहते हैं बुलंदशहर में जो लगातार डकैती की वारदातें हुई जी, जिनमें ककोड़ थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा वारदातें हुई, और तत्कालीन एसएसपी जो मुनीराज जी वो खुद ककोड़ में पहरा देने के लिए मजबूर हुए। ग्रामीण इलाकों में न केवल चौकीदारों को तैनात किया गया, सक्रिय किया गया, मुखबिरों को, खबरियों को लगाया गया, बल्कि कहते हैं कि एसएसपी खुद भी रात में ककोड़ थाना क्षेत्र में जाके पहरा देते थे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, उस वक्त भी बावरियों का नाम उभर के सामने आया था जी। जिस गैंग द्वारा वो डाके डाले जा रहे थे, कहते हैं कि एक घर में जब वो डाका डालते थे तो अपनी चप्पल वहां छोड़कर पीड़ित परिवार की चप्पल उठा ले जाते थे जी, और दूसरी जगह वारदात करने के दौरान उस परिवार की चप्पल वहां छोड़ के और जिसको ये शिकार बनाते थे उसकी चप्पल ले जाते थे। क्या बावरियाओं से ही पूरा ताल्लुक रहा? उसका एनकाउंटर भी हुआ उसमें बावरिया का नाम जी। इनके कुछ रीति रिवाज होते थे। उससे पहले मैं बताऊं, जो आप बता रहे हैं मुनीराज सर की बात है, तो ये सन 2017 में ककोड़ में, अहमदगढ़ में 3-4 डकैती की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी और उसमें 2 हत्याएं भी हुई थी। तो बावरियों के आतंक के चलते कई दशक पहले ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन किया गया था, जिनका काम ये होता था कि वो रात के वक्त गांव में पहरे देती थी और हर समय गुट उनके बने रहते थे, 8-10 लोग लाठी डंडे। बोलचाल में इनको सरिया मार गिरोह भी कहते थे, क्योंकि सरिया भी रखते थे। ये इनके बावरियों के 2 गुट होते थे। एक तो वो होता था जो हत्याओं को अंजाम देता था, और दूसरा होता था कच्चा बनियानधारी गिरोह, जो तेल लगा के शरीर पर तेल लगा के कच्चे बनियान में रहते थे। और वो उन वारदातों, उनमें वो हत्या, कच्चा बनियान वाला हत्या नहीं करता था ज्यादातर, और जो दूसरा गुट होता था मेन, वो हत्या करने में माहिर था। तो पुलिस ने जब 2017 में पुलिस ने जांच करी उन डकैती की वारदातों की, तो अलीगढ़ के 2 बावरियों के नाम सामने आए, राजस्थान के बावरियों के नाम सामने आए। तो जिला पुलिस ने घेराबंदी करके 2 बावरियों को एनकाउंटर में मार दिया, ढेर कर दिया था। एक बावरिया अलीगढ़ में मारा गया मुनीराज जी के समय में, जब वो मुनीराज जी अलीगढ़ के एसएसपी थे। तो उसके बाद बावरियों का आतंक धीरे धीरे कम होता चला गया, कानून की सख्ती के चलते। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि चप्पल लेने, ये इनके कुछ रीति रिवाजों में शामिल होता था। या चुनौती पुलिस को देना मान सकते हैं, पुलिस को चुनौती देने की हम ही ये मानते थे साजिद जी कि जब भी अपराधों को अंजाम देने के लिए निकलते थे तो ये उससे पहले पूजा करके, जो इनके इष्ट देव होते थे उनकी पूजा करके निकलते थे। उसके अलावा इन्हें उस घर में जाकर कुछ ना कुछ खाना जरूर होता था, शौच भी करना होता, शौच भी करते थे वहां पर आंगन में, उस आंगन में शौच करते थे जहां घटना करते थे। और इनमें 1 या 2 सदस्य ऐसे रहते थे कि अगर उस परिवार में कोई लड़की है तो उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देते थे। तो ये इनकी समाज में, मतलब कि हत्या के साथ साथ रेप भी जब शामिल हो गया, और जब पुलिस ने देखा कि ये एक समाज के लिए नासूर बन गई हैं, तो पुलिस ने भी इनकी टिट फॉर टैट वाली वो नीति शुरू करी, इन्हें भी मारना शुरू किया। तो पुलिस की सख्ती का आलम ये रहा कि पिछले 10 साल में 50 से अधिक बावरिया एनकाउंटरों में ढेर हुए, जो बुरी तरह से आपराधिक मानसिकता के थे। आपको ध्यान होगा 2016 में बुलंदशहर में हाईवे पर गैंगरेप की वारदात हुई थी। एक नाबालिग बच्ची और उसकी मां के साथ गैंगरेप हुआ था। उसमें बावरिया, सलीम बावरिया का नाम सामने आया था। की कहानी तो पूरा देश जानता। तो उस दौरान पुलिस ने बावरियों पर शिकंजा कसना शुरू किया। 2016 में हुई, 2016 में हुई थी। तो पुलिस ने को 38 ठिकाने ऐसे मिले यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, जो बावरिया के 38 ठिकाने थे, कैंप बनाए हुए थे, जो ये कैंप बनाए हुए थे। पुलिस ने इस कैंपों में घुस घुस के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ा।
तो 2016 की उस घटना के बाद बावरियों पर कैड़ा करके शिकंजा कसा गया। तो इसके बाद अब बावरियों का आतंक कम हुआ है, वजूद जो है अब वो उनका। हाँ। इसके अलावा पुलिस ने ये प्रयास करे कि जो बावरियों के बच्चे हैं और उन्हें सरकार की नीतियों का लाभ दिलाया जाए, तो अब इन्हें रहने के ठिकाने भी मिलने लगे और इन्हें एक समाज में मान्यता भी मिलने लगी। तो अब ये आप देख रहे होंगे कल्याणकारी जो योजना, कल्याणकारी योजनाएं तक जाने लगी। अब बावरियों की जो इनकी आपराधिक मानसिकता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी कारण है कि अब आप यूपी में यदा कदाई सुनते होंगे कि बावरिये ने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। पुरानी एक घटना मुझे पुरानी याद आई, इलाहाबाद में एक घटना इसी प्रकार से सामने आई थी और कहते हैं कि बावरियों ने की थी। उसमें माँ और बच्ची के साथ घर में रेप की वारदात, सामूहिक दुष्कर्म की वारदात की गई और सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि आज अगर बात करते हैं हम, तो आज की स्थिति बावरियों को लेकर आप आज क्या सोचते हैं एज ए क्राइम रिपोर्टर? देखिए, बावरिया अब पहले से बहुत सुधार है। पहले ये होता था कि पुलिस जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता था तो पुलिस को एक कार्य योजना बनानी पड़ती थी, क्योंकि ये ठंडी रातों में और अंधेरी रातों में घटनाओं को अंजाम देते थे। और स्टेशन के आसपास के गांवों में वारदात, ये रेल की पटरियों से आते थे, किसी ट्रेन में बैठ के जो आई और कोई जाने वाली ट्रेन होती थी, वारदात अंजाम देकर दूसरी ट्रेन से निकल गए। तो बाकायदा इनका ये रहती थी कि एक शहर से दूसरे कस्बे पहुंच गए, दूसरे से तीसरे में पहुंच गए। सर्विलांस भी इनको ट्रेस ना कर पाए। हाँ, ये मोबाइल रखते ही नहीं थे, मोबाइल नहीं रखते थे, सीसीटीवी से क्योंकि शहर के बाहरी इलाकों में होते थे तो वहां सीसीटीवी भी नहीं होते थे। उस समय तो वैसे भी नहीं होते थे। अब पिछले 2-3 सालों से सीसीटीवी का ज्यादा हुआ है। सरकार प्राथमिकता देती है और पुलिस भी लोगों से अपील करती है कि कैमरे लगवाएं। जी, तो ये बहुत फर्क पड़ा है पहले से। और अब इनकी बावरियों की संख्या में भी कमी आई है, अपराधों की में, और पुलिस की नीतियों का और सरकार की नीतियों का इन्हें लाभ भी मिल रहा है। तो दोस्तों, कपिल जी थे हमारे साथ जो बावरिया गिरोह को लेकर आपसे ऐसी कुछ जानकारियां साझा कर रहे थे जिन जानकारियों के बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। आप इस कहानी को लेकर क्या सुझाव देना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम कोई और आपराधिक कहानी आपके बीच लेकर हाजिर हो तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। कपिल जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साजिद जी, नमस्कार।